अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, दिल के बढ़ते हुए अमराज पूरी दुनिया में एक संगीन मसला है, और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी ये मसला जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह बहुत सी है। हमारी रूटीन है, हमारी नींद है, हमारी खुराक है जो हम सेट नहीं रखते और जिस पे हम परहेज़ नहीं करते, तो फिर दिल के जो अमराज हैं उनमें मुब्तला हो जाते हैं हम। और इस हवाले से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है वो दिल के अमराज के हवाले से सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो काम कर रहा है। हम देखते हैं कि लाहौर में कायम इस हस्पताल में पूरे पंजाब से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे इलाज जो है वो किस तरह से हो रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर फरकत आलमगीर साहब मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट PIC। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। आजकल बहुत मसरूफ़ भी हैं आप। CM साहिबा का स्पेशली जो विज़न है वो ये है कि लोगों को सेहत के हवाले से तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएं। इसके लिए जो स्पेशल इनिशिएटिव कार्ड भी इशू किया जा रहा है और शुरू किया जा रहा है, इस प्रोग्राम के हवाले से सबसे पहले बताइएगा। जो CM की विजन है वो ये है कि हेल्थ शुड बी फ्री फॉर ऑल। और अभी जो हम कई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, एक बच्चों की हार्ट सर्जरी का प्रोग्राम है जिसमें अब हमारे नियरली 10,000 बच्चों की सर्जरी हो चुकी है जो CM इनिशिएटिव कार्ड से हुई है। इसी तरह कुछ ट्रांसप्लांट के प्रोग्राम हैं जिसमें कॉर्नियल ट्रांसप्लांट और कॉक्लियर ट्रांसप्लांट, कई प्रोग्राम इनिशिएटिव्स हैं जिसको इस वक्त स्पेशल बजट के थ्रू CM ने ये फैसिलिटेट किया है। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। बहुत एक्सपेंसिव है इनका कॉस्ट पेशेंट्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। डायलिसिस के कई लाखों पेशेंट्स हैं जो CM इनिशिएटिव के थ्रू हो रहे हैं, और जो लिवर किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो ये सारे CM की इनिशिएटिव्स के थ्रू हो रहे हैं। अभी जो नया शुरू हो रहा है, जो दो बड़े प्रोग्राम हम कर रहे हैं, एक है जो फालिज के मरीज़ हैं उनके लिए, चूँकि आपको पता है कि फालिज के बाद एक मसला बन जाता है कि लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे पे, काम नहीं कर सकते। और जिस तरह हार्ट का हम करते हैं इलाज फ़ौरन अगर हो जाए तो ठीक हो जाता है मरीज़, इसी तरह अगर फालिज का इलाज 3 से 4 घंटे में हो जाए तो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो उसका एक CM ने हमें कहा है कि आप एक इनिशिएटिव के थ्रू करें, चूँकि पाकिस्तान में पंजाब में 1 लाख से ज़्यादा मरीज़ हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और दूसरा एक बाईपास सर्जरी का, कि हार्ट की जो बाईपास है, जो हार्ट की सर्जरीज़ हैं जिसमें वाल्व सर्जरी भी आ जाती है, इनके लिए वेटिंग लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है। चूँकि मरीज़ काफ़ी है, मर्ज़ बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास इस वक्त कोई 10 से 15 हज़ार मरीज़ हैं जो वेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें CM ने कहा है कि इन सबको एक इनिशिएटिव कार्ड के थ्रू हम ये जो बना रहे हैं उसके लिए इनका हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल्स में भी और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इनका हम मुफ्त इलाज करने के लिए ये फैसिलिटी बन रही है। और इसी तरह और बड़ी चीज़ें हो रही हैं। हार्ट के में तो मैं बता सकता हूँ कि हम नए हॉस्पिटल खोल रहे हैं। अभी कल परसों ही हम गुजरांवाला गए हैं, एक लैंड आइडेंटिफाई किया है, वहाँ एक नियरली 150 बेड का कार्डियक सेंटर लेटेस्ट बना रहे हैं। साहिवाल में एक सेंटर बन गया है, सर्जरीज शुरू भी हो गई हैं। सरगोदा में शुरू हो गया एक सेंटर, पूरी तरह इस साल के एंड में शुरू हो जाएगा। और इसी तरह लाहौर में जिन्ना हॉस्पिटल है जो नया है, उसके लिए भी वो भी अगले फरवरी में शुरू हो जाएगा, इस फरवरी। तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है हेल्थ में। अच्छा, स्टार्ट में अगर हम बात करें तो तकरीबन 45,000 मरीज़ जो हैं ये स्पेशल इनिशिएटिव कार्ड से फ़ायदा उठाएंगे। इस हवाले से बताइएगा कि PIC के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कुछ फैसिलिटीज़ इस कार्ड के हवाले से दी जाएंगी? देखिए, ये PIC में तो हम हार्ट का हॉस्पिटल है। हमारे में जो भी हार्ट की बीमारी है जिसका इलाज पॉसिबल हो सकता है उसका यहाँ PIC में होगा। तो PIC में काफ़ी लोग हैं, हमारे 9 ऑपरेशन थिएटर हैं। अभी हम टाइमिंग की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 केस कर सकते हैं, इसको हम डबल कर देंगे।
और हम कुछ ये भी करेंगे कि स्पेशल इनिशिएटिव के थ्रू आफ्टर आवर्स काम करेंगे और उसमें हमारे केसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो एक मेजर चेंज होगा और काफ़ी जल्दी हम इस वेटिंग लिस्ट को ख़त्म कर देंगे। अच्छा, जैसे अभी बाईपास की वेटिंग लिस्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो अभी दिल्ली के कितने बाईपास जो हैं वो पीआईसी में होते हैं और इसके साथ साथ स्टेंट भी जो यहाँ पे होते हैं, स्टेंटिंग प्रोग्राम भी, तो दिल्ली के स्टेंट्स जो हैं वो यहाँ पे कितने जो हैं देखिए, मरीजों को पीआईसी एक मेरे ख्याल में वन ऑफ द बिजिएस्ट हॉस्पिटल्स इन द वर्ल्ड है और मैंने काफ़ी जगह दुनिया में काम किया हुआ है, लेकिन इतना बिजी हॉस्पिटल मैंने नहीं देखा अभी तक। और भी होंगे, इंडिया में है, कोई बांग्लादेश में है, लेकिन ये पीआईसी डेफिनेटली वन ऑफ द बिजिएस्ट है। इसमें हर रोज़ हमारे पास 1,500 से 2,000 लोग इमरजेंसी में आते हैं, 2 से 2,500 हर रोज़ आते हैं आउट पेशेंट्स में, और बेइंतहा लोग दवाइयाँ लेने आते हैं। और अब तो लोगों के घरों पे भी दवाइयाँ हाँ, अब तो मुफ्त ये पहुंच बड़ा रही हैं। अच्छा इनिशिएटिव सीएम का भी रहा है कि घरों तक दवाइयाँ, इवन इंसुलिन जो है वो जी पहुंचाई जा रही हैं। जी, उन्होंने ख़ास ये हदायत की है कि किसी भी मरीज़ को कोई ऐसा ना हो कि जो दोबारा आए, एक दफ़ा दवाई ले ले उसके बाद उसको घर भी पहुँचे। तो उसमें ये हमारे एमएस साहब बड़े मेहनत कर रहे हैं और उसमें हम बहुत ज़्यादा विजिलेंस रखी हुई है। तो हमारी जो आपका सवाल था एंजियोग्राफी का, हम कोई डेली 150 से 200 करते हैं। जो आम, अगर आप यूके का हॉस्पिटल का एग्जांपल लें तो वहाँ आम बिजी हॉस्पिटल में 15 से 20 होती होंगी डेली, हम 200 के करीब कर रहे हैं। इसी तरह हम जो बाईपास कर रहे हैं ये भी हमारे 9 से 10-11 रोज़ाना हो रहे हैं, जिसकी हम कैपेसिटी अब डबल से भी ज़्यादा कर देंगे थ्रू दिस इनिशिएटिव जो लॉन्च हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हम बात करें कि यूके से भी ज़्यादा हार्ट पेशेंट्स की यहाँ पे एंजियोग्राफी होती है, सबसे पहले साथ ये भी बताइएगा, जो अवाम इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप एक्सपर्ट हैं हार्ट के हवाले से, तो इतने ज़्यादा मसाइल हार्ट के हवाले से क्यों यहाँ पे पाए जा रहे हैं? इसकी बहुत वजूहत है, जिसमें कुछ रिकग्नाइज दुनिया में रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें डायबिटीज़ है, ख़ानदान में हार्ट की बीमारी 60 साल से पहले हो वो है, स्मोकिंग है, ब्लड प्रेशर है, तो ये जब हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो ये सब चीज़ें जब एक इंसान में आ जाएं या कुछ चीज़ें आ जाएं तो वह एट ए हाई रिस्क ऑफ हार्ट हो जाता है। हमारा एक और मसला ये है कि यंगर जनरेशन में हार्ट आ रहा है, बीमारी आ रही है। औरतों में हार्ट की बीमारी बिफोर मेनोपॉज कम होती है, लेकिन पाकिस्तान में वो भी एक ज़्यादा है। तो ये इन सब चीज़ों की मिक्सचर से होता है जो आप में इतने रिस्क फैक्टर्स हों, जिसको आप एक ही तरीके से कम कर सकते हैं कि एजुकेट करें लोगों को कि खाना पेट भर के ना खाएं, खाना थोड़ा खाएं, खाने के बाद चलें ना, खाली पेट वॉक करें, डायबिटीज़। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट नॉर्मली लोगों में होता है कि खाने के बाद वॉक करनी है। नहीं, ये नहीं, उस पे उस वक्त दिल के पे बोझ पड़ता है। बेशक आपको दिल की तकलीफ़ हो या ना हो, एक अच्छी आदत ये है कि खाली पेट वॉक करनी चाहिए। और दिल की बीमारी हो फिर तो बिल्कुल भी खाली पेट करनी चाहिए। खाने के बाद एटलीस्ट 1-2 घंटे नहीं करनी चाहिए। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स होने चाहिए कि छोटा खाना खाएं और बेशक 3-4 दफ़ा खाएं। हाँ जी, और इसी तरह अपना शुगर से बचें, और अगर शुगर है तो उसका कंट्रोल बड़ा अच्छा करें, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करें। तो ये सब चीज़ें अगर हम इफ़ेक्ट करेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये फिर बीमारी कम होगी। अच्छा, हाल ही में पहले फीमेल पैथोलॉजी लैब कलेक्शन का जो है इफ्तिताह किया गया, इस हवाले से बताइएगा कि इस लैब की क्या तफसीलात हैं? ये देखें, हमें एक थोड़ा सा, चूँकि हमारा कल्चर ऐसा है कि हम जहाँ हम कोशिश कर सकते हैं कि फैसिलिटी दी जाए औरतों को, तो ये हम एक दिन राउंड करने गए थे, तो हमारा जो कलेक्शन सेंटर है वहाँ हमने देखा तो एक ही लाइन में औरतें भी बैठी हुई हैं और उनका खून लेने के लिए बाजू उठाना पड़ता है, स्लीव वगैरह। तो वो थोड़ी सी एक बड़ी एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन थी, वहीं औरतें बैठी हैं। तो उसमें फिर हमने और एमएस साहब ने मिल के, जो आमिर बैठे हैं हमारे एमएस, सामने सोचा कि एक हमारे पास जगह थी पीआईसी के अंदर ही, जहां हम सोच रहे थे कि कोई चीज़ बनाई जाए। तो हमने फिर ये बनाया कि एक औरतों का कलेक्शन सेंटर, जहां वो आके
आएंगी, उनमें वहाँ औरतें ही होंगी जो ब्लड लेंगी, रिसीव करेंगी। तो एक ज़रा थोड़ा सा जिस प्रॉबली मुझे पता चला है कि पंजाब का पहला इस तरह का सेंटर है जहाँ औरतों को हमने कराया। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों से अगर पेशेंट्स फैसिलिटेट होते हैं तो ये अच्छी चीज़ है, और ये सीएम की इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है। अच्छा, 100 से 150 एंजियोग्राफी की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आपके आने के बाद मज़ीद आपने ये फैसिलिटी को किस तरह से बेहतर किया है? क्योंकि अगर स्टेंटिंग के हवाले से हम देखें तो पहले इसके हवाले से भी काफ़ी कंप्लेंट्स आती थी कि स्टेंट्स जो थे वो मियारी नहीं होते थे। तो इसकी क्वालिटी के हवाले से और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है शफाफियत के हवाले से, इन चीज़ों को किस तरह से मेक श्योर किया जाता है? किस मैकेनिज़्म के थ्रू जो है ये सिलेक्शन होती हैं? देखें, ये जब भी आपने चेंज करना होता है ना, एक तो उसके लिए थोड़ा तहम्मुल मजाजी चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। और मैं बड़ा लकी हूँ कि हमारे पास टॉप डाउन बहुत सपोर्ट थी। हमने सफाई करनी थी थोड़ी पीआईसी की, कुछ लोग थे जो टाइम पे नहीं आते थे, काम ही नहीं करते थे यहाँ। कुछ और चीज़ों का बड़ा था कि पैसे लिए जाते हैं, कुछ 10,000 रुपये की एक बेड बिकती थी कि जी, इसी तरह एंजियोग्राफी में होता था। तो इसका क्रेडिट जाना चाहिए राइट फ्रॉम द टॉप कि चीफ मिनिस्टर ने हमें कहा कि जी आप इसको ठीक करें। सेक्रेटरी हेल्थ, हमारे मिनिस्टर हेल्थ दोनों ख्वाजा सलमान और अजमत साहब ने बहुत सपोर्ट किया। फिर हमने एक टीम बनाई अपनी पीआईसी में, जिसमें आमिर जो भट्ट साहब ये बने हमारे एमएस, और इसी तरह हमने एक एमरजेंसी के डायरेक्टर लगाए ज़ीशान गौस साहब, और हमने इन लोगों को इन्वॉल्व किया कि हमें ये जल्दी चीज़ें करनी है। ये कि मरीज़ आए तो उसका विद इन 4-6 आवर्स हर काम हो जाना चाहिए, ताकि वो मौका ही ना मिले कि उनको फिर बाद में कोई ब्लैकमेल करे पैसे के लिए। तो इसमें हमने 2 चीज़ें की। एक, हमने यहाँ अपना आईसीयू की बेड्स हमारी कम थी, जो एक बड़ी अजीब बात है कि इतना बड़ा कार्डियक इंस्टीट्यूट हो और उसमें आईसीयू की बेड्स मेडिकल ना हो। तो फिर मैंने और हमारे प्रोफेसर एनेस्थीसिया इमरान शाह, हमने मिल के यहाँ आईसीयू की बेड्स बनाई, ज़्यादा की, वेंटिलेटर ज़्यादा किए। फिर उसके बाद हमने कर दिया कि जैसे ही कोई मरीज़ आए उसको हार्ट अटैक के फ़ौरन विद इन 4-6 घंटे उसका इलाज हो जाए। तो इन चीज़ों से फिर पीआई की वेटिंग लिस्ट भी ख़त्म हुई। जहाँ तक स्टेंट्स का ताल्लुक़ है, ये हमारे पास इस वक्त बेस्ट स्टेंट्स जो हैं पाकिस्तान में अवेलेबल वो हैं हमारे पास, और कोई ऐसा नहीं है कि 2, 3, 4 स्टेंट्स हों। हमारे पास एक ही स्टेंट है और जो दुनिया में वेल रिकग्नाइज्ड है। तो वो हमने चीज़ें, थोड़ी सी टाइम लगा है लेकिन इसको और मज़ीद भी इम्प्रूव कर रहे हैं। स्टेंट्स वगैरह में अब कोई ऐसी नहीं है कि कोई सेकंड बी क्लास स्टेंट कोई यहाँ हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एमरजेंसी के हवाले से बात करें तो डेफिनेटली 24 घंटे एमरजेंसी सर्विस जो है वो पीआईसी में मैसर होती है। तो कितने बेड्स हैं और कितना फुटफॉल है डेली का पीआईसी का? देखिए, यही मैंने जो पहले अर्ज़ किया था कि एमरजेंसी में हमारे पास नियरली 1500 से 2000, मोर टूवर्ड्स 2000 पेशेंट्स आते हैं एवरी डे। और आप फुटफॉल की बात करती हैं तो हर मरीज़ के साथ 2-3 रिलेटिव भी होते हैं। हमारा वो भी एक बहुत बड़ा मसला है कि हम लोगों को अगर रोकें तो वो लड़ पड़ते हैं। और ये हालांकि ये उनको समझना चाहिए, अवाम को भी समझना चाहिए कि उन्हीं की बेहतरी की खातिर, सफाई की खातिर, उनका प्रॉपर इलाज होने की खातिर हम रोकते हैं। इसी तरह आप देखें तो जो कुछ सेंटर्स हैं बड़े बड़े जहाँ रिलेटिव्स को अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं है, हम तो फिर भी अलाउ करते हैं। पीकेएलआई को अगर आप एग्जांपल लें तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली जो है ये अलाउ नहीं है कि आपको भी यहाँ देखें आप, अगर हम रोकें तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लोग समझते नहीं कि उन्हीं की बेहतरी के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और शायद 3-4 से भी ज़्यादा ही रिलेटिव गांव के गांव आए होते हैं एक पेशेंट के साथ, और ये कितना तकलीफ दे एक प्रोसीजर होता है आप लोगों के लिए कि आप उनको रोकें, फिर मारदार और सिक्योरिटी वालों से जो है वो इश्यूज होते हैं। सिक्योरिटी के निज़ाम को भी पहले से बहुत बेहतर बनाया गया है पीएससी में। जी, उसमें ये क्रेडिट जाता है हमारे एमएस साहब को, आमिर को, कि इन्होंने बहुत मेहनत की है। दूसरा, हमने डिवॉल्व कर दिया है थोड़ा सा कि एमरजेंसी की सिक्योरिटी ज़ीशान साहब देखते हैं। इस तरह ये सारा मिल के कर रहे हैं। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा हमें अवाम का ताउन भी चाहिए कि लोग ये समझें। वो ठीक है, उनके प्यारों को अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो तो लोग आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए विजिटिंग टाइम है दुनिया में कि जी आप उस वक्त आएँ। और इधर आप जाएँ बाहर तो सामने पूरी जिस तरह आपने फरमाया फैमिलीज आई। अच्छा, और बाकायदा पिकनिक हो रही होती है। अभी अगर आप बाहर जाके देखेंगे तो बिरयानी की देगचियाँ आ रही होती हैं, बिरयानी पका के कोल्ड ड्रिंक्स लेके बैठे होते हैं।
बिल्कुल ये हो रहा है, तो इसलिए हमें समझाना पड़ता है और वही हमने कोशिश की है कि जाके बार बार समझाएं कि देखें अंदर एक आदमी आए। तो ये थोड़ा सा मिल के ही काम होता है, लेकिन मजबूरी है, सख्ती नहीं कर सकते चूँकि लोगों के रिलेटिव्स हैं और बीमार हैं, लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं उनको कि जी एक आदमी आए अंदर ताकि हमें काम करने में आसानी हो। सारा मसला काम करने का है, तो लेकिन काफ़ी हद तक बुराई ख़त्म हो चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इमरजेंसी के हवाले से ही बात करें तो पीआईसी में ये इशू रहा है और डिफरेंट जो प्राइवेट मीडिया है वो भी इस चीज़ को हाईलाइट करते रहे हैं कि जब भी मरीज़ आता है तो उसके लिए बेड अवेलेबल नहीं होता, तो वो व्हील चेयर्स पे बैठे होते थे और ये काफ़ी इशू रहा है पिछले टाइम में। तो इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या बेड बढ़ाए गए हैं या किस तरह से जो है मैनेजमेंट की गई है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जब मैं भी इधर फर्स्ट टाइम आया था तो एटलीस्ट 60 to 70 व्हील चेयर्स कॉरिडोर में लगी होती थी। मरीज़ खुद अपनी वो दवाइयाँ हाथ से पकड़ के बैठे होते थे। तो हमने सबसे पहले तो वो ख़त्म की कि हमने उसके लिए एफिशिएंसी इम्प्रूव की। ना हमने ज़्यादा लोग कोई रिक्रूट किए, हमने अपने आप को एफिशिएंट बनाया कि, और दूसरा हमने सीनियर डॉक्टर्स को, जो ज़रा एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को आगे कर दिया कि वो देखेंगे तो जल्दी इलाज होगा। जूनियर जो ट्रेन हो रहे होते हैं उनका एक डिफरेंट होता है तरीका। तो अपने आप को एफिशिएंट किया, बेड्स नहीं बढ़ाए। बेड्स एक्चुअली इमरजेंसी में हमने थोड़े से कम किए, हमने वो वार्ड्स में बना दिए। तो अब आप देखेंगी, अगर आप जाएं, जो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जाएं ज़रूर और देखें पीआईसी इमरजेंसी में, तो आपको खाली बेड नज़र आएंगे और विदाउट इंक्रीजिंग द ह्यूमन रिसोर्स या कोई हमने बेडें ज़्यादा की, हमने मैनेजमेंट को बेहतर किया। उसमें बहुत बड़ा रोल ज़ीशान साहब का है और आमिर भट्ट साहब का और इमरान का है, तो जिन्होंने ये मिल के डेफिनेटली एक टीम कोऑर्डिनेशन होती है, एक टीम वर्क होता है। हाँ, और उसमें हमारे प्रोफेसर साहिबान को भी हमने कहा कि वो खुद जाएं और राउंड करें। 2-2, 3-3 दफ़ा दिन में राउंड होता था, पहले राउंड नहीं होते थे। फिर हमने इसी तरह आउट पेशेंट्स में बड़े सीनियर डॉक्टर्स को भेज दिया। आउट पेशेंट की एक अलग टीम होती थी, वो हमने ख़त्म करके अब सीनियर डॉक्टर्स को भेजा। तो हर तरफ वो स्टैंडर्ड्स हम ला रहे हैं जो बाहर के मुल्कों में होते हैं। बट हमारा एक मेजर मसला है नंबर्स का, कि हमारा पीआईसी को समझते हैं कि बस ये यहाँ पहुँच गए तो ठीक हो गया। इसी तरह लेकिन ये एतमाद भी तो है लोगों का, जो जी एतमाद भी है, बिल्कुल है। लेकिन आप देखें एक नया बहुत बड़ा 250 बेड का हॉस्पिटल खुलने वाला है, जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जो जिसका चेयरमैन भी सीएम ने मुझे लगाया है। तो उधर भी हम ये कर रहे हैं। अब उधर की जब खुलेगा तो उस पर थोड़ा सा बोझ हम पे कम होगा। साहिवाल की खुलने की वजह से साहिवाल का बोझ हम पे कम हुआ, सरगोदा से होगा कम। अभी तो सारे पंजाब से इधर आ रहे हैं। इसी तरह अब गुजरांवाला में खुल जाएगा बहुत बड़ा सेंटर। तो ये मैडम की जो विजन है ऑफ कि हेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, नॉट ओनली अर्बन एरियाज़ में, रूरल में, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ऐसा थिंग्स विल चेंज। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बात इत्माद की हम कर रहे हैं, साहिवाल हो गया, सरगोदा, गुजरांवाला, बाकी शहरों में भी अब पीआईसी इस्टेब्लिश हो रहा है। और अभी जिस तरह आपने जिना अस्पताल के हवाले से बात की, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि पीआईसी पे लोगों का एक इत्माद है पूरे पंजाब का, बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं और उनका एक माइंड सेट है कि चाहे जितनी भी तकलीफ होगी यहाँ पे आएंगे तो इलाज अच्छा और बेहतर होगा। जो बाकी शहरों के अस्पताल हैं उस पे किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है? क्योंकि एक प्रोजेक्ट को ओपन करना, उसको स्टार्ट करना ज़रूरी होता है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस और उसको लॉन्ग रन में चलाना और लोगों का एतमाद बहाल करना कि अब हमें लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है इलाज करवाने के लिए, इसके लिए किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने की है बात ये, और बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि हमारे में एक अर्बनाइजेशन तो है, हेल्थ में भी है। तो उसके लिए हमने ये फर्स्ट ऑफ ऑल वो है कि फैसिलिटी होनी चाहिए, आपको एक्सपर्टीज़ ज़रूर मिल जाएगी, फैसिलिटी होनी चाहिए। दूसरा हम ये कोशिश कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, मिनिस्टर साहब के साथ मिलके, सेक्रेटरी साहब के साथ मिलके, कि कुछ हम ऐसा करें कि कुछ लोग यहाँ से 1-2 दिन के लिए वहाँ जाएं, जिससे वहाँ कॉन्फिडेंस पैदा होगा। जी बिल्कुल। और उस तरह हम एक रोटेशन, मसलन साहिवाल में इस वक्त हम अब भी अपनी टीमें भेज रहे हैं और वो यहाँ से जाके वहाँ काम स्टार्ट करने में ऐसा ऐसा फिर लोगों का कॉन्फिडेंस इससे बिल्ड होता है। बाहरले मुल्कों में भी यही होता है कि आपको एक दिन इधर होता है और एक टर्शरी सेंटर में, और उसके बाद
एक दो दिन उधर होते हैं पेरिफेरल सेंटर्स में। तो ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतर होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ दिल के मरीजों के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से भी है, तो इस पर बताइएगा कि ये तो डेफिनेटली वक्तन फ़वक्तन जो है अपग्रेड होने की इसकी ज़रूरत होती है, तो जो बोर्ड है वो किस तरह से इसका मैकेनिज़्म बनाता है और किस तरह से अपग्रेडेशन के लिए काम चलता है? देखें, एक तो हमारे पास जो करंट टेक्नोलॉजी है वो जब ली गई थी तो उस वक्त लेटेस्ट थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपने कहा कि वो उसकी अपग्रेडेशन होनी चाहिए, तो वो एक्चुअली हो रही होती है आहिस्ता 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 आहिस्ता, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। लेकिन जो इस हुकूमत में हुआ है कि चीफ मिनिस्टर ने हमें बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी और कि आप लेटेस्ट इक्विपमेंट लें नो मैटर व्हाट द कॉस्ट इज़, और वो कॉस्ट के मामले में बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा है कि कॉस्ट की वरी नहीं करनी, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो ये जो अब हमने जिना और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इधर जो सरकोदा में है, और ये गुजरावाला में जो मरीम नवाज़ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बन रही है, इसके लिए हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जो प्रॉबली दुनिया में कुछ सेंटर्स में ही है। जो हम टेक्नोलॉजी ला रहे हैं वो वही है जो आपको बाहर किसी भी हॉस्पिटल में मिलेगी। तो ये एक एफ़र्ट हम कर रहे हैं कि हमें आने, पहले ये होता था कि आप पैसे बचाने की कोशिश करते थे, अब वो बिल्कुल एटीट्यूड हेल्थ में नहीं है, हेल्थ में बिल्कुल ऑपोजिट है कि पैसे की परवाह ना करें, लोगों के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह से टेक्नोलॉजी बाकी दूसरे अस्पताल हैं जो नई कार्डियोलॉजी बने हैं या जो बन रहे हैं, उनमें जो टेक्नोलॉजी आएगी अपग्रेडेशन के साथ, उसका जो स्टाफ है वो भी उस लेवल का और उस तरह से एजुकेटेड होना ज़रूरी है, तो इस पे किस तरह से काम चल रहा है? इसमें हमारा एक तो ये है कि जो हमें लोगों को अच्छे सेंटर से जो ट्रेन हो चुके हैं उनको वहाँ लगाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा एक मुश्किल मसाइल होता है, चूँकि जहाँ लोग सेटल हों, तो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह जो ट्रेन स्टाफ हो। दूसरा, हम कुछ लोगों को बाहर भेज रहे हैं, मसलन एमआरआई में हम काफ़ी डेफिशिएंट हैं, तो एमआरआई की हमने 6 पोजीशंस इंग्लैंड में शेफील्ड में हमने ऑब्टेन किए हैं कि यहाँ से जब लोग जाएंगे तो वहाँ ट्रेन होकर 3 महीने के बाद आके यहाँ करेंगे। तो ये एक ग्रेजुअल स्टेप होता है, और उसमें अगर आप शुरू कर दें तो आहिस्ता 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 फिर वो फैलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हमने किए हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ बाहर, कि जहाँ से ट्रेनिंग वगैरह होगी। और इसके साथ साथ अगर हम पीएससी में मेडिसिन्स के हवाले से, फ्री मेडिसिन्स के हवाले से बात करें या इलाज के हवाले से बात करें, तो वो बताइएगा क्या टोटली फ्री होता है? बिल्कुल, अगर आपका कोई भी यहाँ पर आए पीआईसी में, उनका बिल्कुल टोटली फ्री है। हमारी मेडिसिन्स भी बिल्कुल फ्री हैं। एक कुछ मेडिसिन्स हमारे पास होती हैं जो हमने रखी हुई हैं, वो हार्ट की सारी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं, वो सब फ्री होता है, किसी को कुछ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो प्राइवेटली करवाना चाहते हैं, पेइंग होते हैं, वो अपना पेमेंट के साथ करते हैं, बाकी एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज़ फ्री। और अगर गरीब मरीज़ों के हवाले से जैसे मुफ्त इलाज की हम बात कर रहे हैं, तो क्या उसका तरीक़ाकार क्या होता है? क्या यहाँ पे आके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हर चीज़ टोटली फ्री हो जाती है? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली उनका एक हमारा सिस्टम है, वो जैसे ही पता चलता है, वो जो भी लोग हों, एमरजेंसी में तो जो भी आएगा सब फ्री है, आउट पेशेंट में भी जो भी आएगा सब फ्री है। अब अगर कोई लोग चाहते हैं कि हम प्राइवेटली आएँ, तो उनके पास ये प्रेरोगेटिव। अच्छा, यही एक्चुअली क्वेश्चन मैं करने वाली थी कि पीआईसी जिस तरह से हम बात करें कि लोगों का इत्मीनान है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को छोड़ के लोग यहाँ पे आते हैं, और बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, और लोग करते हैं जो कर सकते हैं कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं। लेकिन अगर पीआईसी की बात करें तो यहाँ पे जो मयार है वो भी अच्छा है, तो फैसिलिटीज़ अच्छी लेने के लिए अगर कोई पे करना चाहे, तो आपको लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी हमें इसी तरह से डेवलप करना चाहिए पीआईसी में? जी बिल्कुल, हमारे पास भी वैसे, जस्ट टू लेट यू नो, हमारे पास ऊपर प्राइवेट रूम्स हैं, हमने उनको सारा रेनोवेट किया है, वो भी यहाँ भी फैसिलिटी है। और दूसरा देखें, ये इलाज का जो दिल की बीमारी है ना, ये उस वक्त आप हर किसी के जेब में पैसे नहीं होते जब वो उनको खुदा न खास्ता हार्ट अटैक होता है या चेस्ट पेन होती है। तो ये इतनी एश्योरिटी होना कि मैं अगर इस हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगा, मेरे लिए कोई एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये चीज़ें हमारे पास, एवरीथिंग इज़ फ्री।
और उसमें मैंने आपको जिस तरह बताया कि दवाइयाँ भी उनको फिर हम फ्री भेजते हैं, उनसे पैसे कुछ नहीं, और कई महीनों से कई सालों को उनकी दवाइयाँ जा रही होती हैं, तो ये सब चीज़ें फ्री हैं उधर। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से टेक्नोलॉजी नहीं आने के साथ साथ हम टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, उसी तरह बताइएगा कि डॉक्टर्स हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ हो गए, इनकी ट्रेनिंग्स का और स्पेशलाइजेशन का सिलसिला भी साथ साथ चलता है यहाँ पे? जी बिल्कुल, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ होती हैं, और पहले कुछ था, थोड़ी सी उसमें रिलैक्सेशन थी कि लोग अपनी मर्ज़ी से आते थे, अब हमने काफ़ी सख्ती की है, और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं, ट्रेन होते हैं, प्रोफेसर्स उनको लेक्चर लेते हैं, लोग जो बाहर जाना चाहते हैं उनको फैसिलिटी होती है। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि अमेरिका से लोग अमेरिका जाते हैं, लोग कुछ महीने के लिए वापस आ जाते हैं, तो ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ये बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है PIC। यहाँ से बहुत लोग जो MD की डिग्री लेते हैं, कुछ FCPS लेते हैं, तो हर स्पेशलिटी में ट्रेनिंग है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो हम ये भी चाहेंगे कि प्रोग्राम में हम कुछ हिस्सा इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी करें, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत सी चेंजेस आई हैं, और ये कम चेंज नहीं है कि पहले 60 से 70 जो व्हील चेयर्स है वो पकड़ के खुद दवाइयाँ जो हैं वो मरीज़ बैठे होते थे और एक मुश्किल घड़ी में होते थे। डेफिनेटली अगर हमें थोड़ा सा फ्लू हो जाए या फीवर हो जाए तो हमसे बैठा नहीं जाता, और जिसको दिल का मसला है उसके लिए कितनी ये तकलीफ दे बात होती है। 2-2 दिन व्हील चेयर एग्जैक्टली के व्हील चेयर्स पे आप बैठते हैं, और अभी बहुत सा काम किया गया है, तो ये आवाम के सामने भी आना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि आप लोगों का जो हार्ड वर्क है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त जो आवाम आपको देख रहे हैं, जैसे भी हम स्टार्ट में भी बात कर रहे थे कि जो हार्ट के इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या आप कहेंगे कि क्या आवाम को रूटीन रखनी चाहिए, क्योंकि हम इलाज से बेहतर ये है कि पहले ही हम प्रिकॉशंस करें ताकि ऐसे इश्यूज ना हो, और ये फुटफॉल जो 2000 है हम चाहते हैं कि 1000 से भी कम हो, तो लोगों को ये इश्यूज ही ना हो। तो क्या जो है वो लोगों को इस हवाले से रूटीन अपनी रखनी चाहिए? देखिए, इसमें हमारा एक जो एडवाइस होती है कि आफ्टर द एज ऑफ 40 आप सबको अपना कराना चाहिए, टेस्ट कराने चाहिए, कुछ रूटीन, कोलेस्ट्रॉल कराना चाहिए, फास्टिंग प्रोफाइल कराना चाहिए, अगर हो सके तो अपनी किसी एक डॉक्टर को, बेशक जनरल प्रैक्टिशनर हो, उनके साथ बैठ के अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं कि जिस तरह डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और इन चीज़ों का इलाज होना चाहिए। वॉक करनी चाहिए डेली खाली पेट, जिस तरह मैंने कहा, खाने में थोड़ा एहतियात होनी चाहिए, पेट भर के नहीं खाना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हम देखें, स्पेशली जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री भी है, अगर ये करें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिफोर 50 30 इयर्स के बाद ही अब ये इश्यूज आते हैं, हम देखते हैं कि यंग जो लड़के हैं उनमें ये इश्यूज आता है और उनकी डेथ हो जाती है, तो ये क्यों होता है? ये इनमें यूजली कोई या तो और बीमारी भी होती है साथ, या ये पैदाइशी इनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम फेमिलियल कहते हैं, हाइपरलिपिडेमिया। तो ये वो लोग हैं जो बड़ी यंग एज में जिनको डायबिटीज़ हो जाती है, फिर वो स्मोकिंग करते हैं, तो ये 2-3 जब रिस्क फैक्टर एक आदमी में हो जाएं या औरत में हो जाएं, वो लोग पकड़े जाते हैं। तो उन चीज़ों को जल्दी रिकग्नाइज करके उनका प्रॉपर इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जिस तरह आपने यूके में काम किया है, तो वहाँ पे लोग प्रॉपर टाइम टू टाइम अपने टेस्ट करवाते हैं, अपनी हेल्थ की केयर करते हैं, और हमने देखा है कि यहाँ पे जो हमारी आवाम है वो प्रॉपर इसकी इलाज या टेस्ट नहीं करवाते, पैसों से वजह से या कोताही की वजह से, जब तक उनको कोई सीरियस इशू ना हो। जी देखें, ये भी एक बहुत बड़ा, एक और आपने बिल्कुल सही पॉइंट बताया कि अब ये जो PIC की लेबॉर्ट्री है, ये भी एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसमें हर चीज़ सस्ती होती है और बहुत रिलायबल होती है। ये आपको बाहर से बहुत सस्ती इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, लोगों को कराना चाहिए। हमारी एक कल्चरल ऐसी चीज़ है कि पता ना चले कि मैंने टेस्ट करा लिया तो पता ना चले, हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। जितना जल्दी पता चलेगा किसी प्रॉब्लम का, तो अब ऐसे इलाज मौजूद हैं कि आप बच सकते हैं बीमारी से। तो ये बिल्कुल अपना टेस्ट कराना चाहिए, ख़ास तौर पे जिनको फैमिली हिस्ट्री है। बच सकते हैं और एक हेल्थी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। बिल्कुल। अभी डॉक्टर साहब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद नाज़रीन हम आपको दिखाएंगे कि PIC में किस तरह से अपग्रेडेशन की गई है, और एमरजेंसी का जो निज़ाम है PIC का वो इस वक्त किस तरह से रन हो रहा है।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। इस वक्त हम मौजूद हैं पीआईसी के एमरजेंसी में और आईसीयूज़ में। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे पीआईसी में किस तरह से काम हो रहा है। जिस तरह से हम पहले देखते थे जब आते थे कि बेड्स के बेड्स भरे होते थे और एक बेड पे कभी कभी 2-2 3-3 पेशेंट्स होते थे, वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं होते थे और पुराने और रिवायती तरीक़ाकार के मुताबिक जो है वो पंप से जो है वो वेंटिलेटर की जगह जो है वो पंप किया जाता था और वो भी एक बड़ा तकलीफ़देह प्रोसीजर होता था मरीज़ के लिए। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने ज़्यादा वेंटिलेटर्स मौजूद हैं कि मरीज़ों के बावजूद जो हैं वो बेड्स अभी भी अवेलेबल हैं। प्रोफ़ेसर सैयद इमरान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये ओवरऑल आईसीयूज़ के ऑपरेशंस को जो है वो यहाँ पे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी मैं बात कर रही हूँ कि पहले हम आते थे तो यहाँ पे वेंटिलेटर्स तो मौजूद नहीं होते थे और इसके साथ साथ हम देखते थे कि पुराने रवायती तरीक़ों से इलाज किया जाता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ऐसे लगता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी और वेंटिलेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस हवाले से बताइएगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इस तरह से है कि ये विज़न चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से सपोर्ट थी, फिर हायर एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने हमें फैसिलिटीज़ दी, प्रोक्योरमेंट के अंदर नए वेंटिलेटर्स आए। तो अब हमारे पास पहले 6 बेड्स का डेडिकेटेड आईसीयू था, अब 17 बेड्स का वेंटिलेटेड आईसीयू है जो 3 हिस्सों में डिवाइडेड हमने किया हुआ है, एचडीयू 1, आईसीयू 1, आईसीयू 2। तो पीआईसी में जितने भी कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट्स जिनको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, जिनके दिल की पंपिंग ख़राब हो चुकी है, इस कंडीशन में है कि अब उनको मसनूई सांस की मशीन पे रख के उनको ऐसी आइनोट्रॉप्स और सपोर्ट्स दी जाएँ जहाँ से उनके वापस हम कार्डियक आउटपुट को लेके आएँ। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, तमाम 7 पैरामीटर्स के मॉनिटर्स हैं जो इन द पंजाब, इन द लाहौर डेडिकेटेड हैं और यूनिक है। बाकी आपके मेडिकल कॉलेज से सेपरेटेड पार्ट हैं। फिर मेरे पास तमाम डिस्पोजेबल्स फॉर ऑल पुअर पेशेंट्स अवेलेबल है, हाई कॉस्टली डिस्पोजेबल इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल लाइन, इन द फॉर्म ऑफ आर्टीरियल लाइन, इंट्रोटिक बलून। तो रेस्क्यू हाई रिस्क एंजियोप्लास्टी भी हम करते हैं वेंटिलेटर्स के ऊपर और स्ट्रेट अवे हम उस पेशेंट में उधर से स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। फिर एक और चीज़ जो मैंने आपके नॉलेज में लानी है, ये डायरेक्शन थी सीएम पंजाब की और उसको एग्जीक्यूट किया है, मैं इसको ओपनली कह सकता हूँ कि इंटीग्रेटेड कोड ब्लू अलार्म सिस्टम वो पंजाब में इंटीग्रेटेड, जो बेसिकली 5 आईसीयूज़ और 9 कैथ लैब्स और 9 ऑपरेशन थिएटर्स को इंटीग्रेट कर रहा है, जिसमें सीपीआर की टीम एक अलार्म के ऊपर एक्टिवेट हो जाती है। डॉक्टर हसीब आप देखिएगा, अलार्म सिस्टम भी मैडम को दिखाना है हमने, इसको भी प्रेस करें ताकि मैं ये भी नोटिस करूं। ये भी हमारी डायरेक्शन थी। अब ये कोल्ड ब्लू सिस्टम है, पूरी इमरजेंसी टीम्स इसके अंदर एक्टिवेट हो जाएंगी क्योंकि आपके पास सिर्फ सेकंड्स हैं, 30 टू 90 सेकंड्स के अंदर आपने पेशेंट के ब्रेन को बचाना है जब तक उसका हार्ट वापस नहीं आता। तो उसके लिए आपको एक्टिवेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम चाहिए। तो डेडिकेटेड सिनेरियो है और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बेस्ट इंशाल्लाह बाय द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। अच्छा, ये वेंटिलेटर्स की अगर हम बात करें तो अगर कम से कम कॉस्ट भी किसी अस्पताल में वेंटिलेटर की पर डे ली जाती है तो वो 30 से 35 हज़ार ली जाती है और अगर हम मेडिसिन वगैरह मिलाएं तो तकरीबन 1 लाख पर डे का बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो exactly यहाँ पे 1 लाख नहीं, ये कॉस्ट आप तमाम हॉस्पिटल में तो एक्चुअल कॉस्ट 1.5 से 2 लाख तक कॉस्ट करती हैं। कम से कम मैं कम से कम बता रहे हैं, लेकिन अब ये पोजीशन है कि हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल से रेफरल है, हम सपोर्ट करते हैं पेशेंट्स को और विदाउट एनी प्रॉब्लम हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि वी आर मैनेजिंग द पेशेंट्स इन इमरजेंसी क्रिटिकल कार्डिक केयर एट बेस्ट लेवल। और यहाँ पे ये जितनी फैसिलिटी है सब कुछ फ्री ऑफ द कॉस्ट है। वो मैं आपको स्टडी दिखाऊंगा जिसपे मैंने पूरा लेबल किया हुआ है। ईच एंड एवरी फैसिलिटी इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। कोई प्रॉब्लम डिस्पोजेबल का नहीं है, ऑल मेडिसिन और फ्री। डिस्पोजेबल में पेशेंट को 1 रुपये की भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। हमने इवन आउटसोर्स किया हुआ है अपने डायलिसिस सेंटर भी, ताकि उधर से भी पेशेंट को डायलिसिस फैसिलिटी भी मिल जाए यहाँ पे जिनका किडनी बैठ जाता है बिकॉज ऑफ द लो कार्डिक आउटपुट। तो ये फैसिलिटी इज़ यूनिक। और किडनी का भी अगर इशू हो कार्डियो से वो भी यहाँ पे तो हम आउटसोर्स करके पोर्टेबल डायलिसिस करवा के तो इन पेशेंट्स को बेड साइड पे जितना मैक्सिमम एडवांटेज दे सकते हैं वो देते हैं। तो उसमें अब ये कि यहाँ पर आपके पास जो 17 बेड्स के वेंटिलेटर वाले आईसीयूज़ में कोई पेशेंट को सिंगल रुपी चार्ज नहीं हो रहा और फैसिलिटी हेड टू एंड इज़ ऑल वगैरह। ये देखिए आपके सामने ये ऑल कोड ब्लू ट्रॉलीज़ हैं, ये आपके पास फोकस एंड फोकस स्कैन्स के अल्ट्रासाउंड्स हैं,
ये 7 पैरामीटर्स हैं, एवरीथिंग इज़ एनरिच्ड। हाँ, अब ये वो पेशेंट है, मैं आपके नॉलेज में को ला देता हूँ, जिनमें मैक्सिमम रिस्पॉन्स है अगर टीम ने एफिशिएंटली मैनेज किया, क्योंकि यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स नहीं आ रहे, आउटकम है ना, एक्यूट कार्डिक इशू है, तो यहाँ पे मैक्सिमम टीचिंग भी हो रही है और एसीएलएस भी हो रहा है, और कोड ब्लू के रिस्पॉन्स की वजह से वो अब बाकी तो जान अल्लाह ताला की ज़ात के करम से बचनी है, लेकिन साइंटिफिकली उस रिस्पॉन्स सिस्टम की वजह से हमारी एफिशिएंसी और बेहतर हुई है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे वेंटिलेटर्स की फैसिलिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, और अभी जैसे मैं बात कर रही थी कि कम से कम भी अगर वेंटिलेटर का हम एक्सपेंस निकालें पर डे तो वो लाख से 1.5 लाख रुपया बनता है, जो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। और ये एक बहुत बड़ी नेमत है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगियों की बाजी सिर्फ इस वजह से हार जाते हैं कि उनके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं होते। तो नो डाउट सीएम पंजाब जो हैं वो एक मसीहा का रोल इस हवाले से जो है वो अदा कर रही हैं कि उन लोगों की ज़िंदगी बचा रही हैं, जो लोग जीना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, डेफिनेटली अपने बच्चों की खुशियाँ देखना चाहते हैं, अपने लिए जीना चाहते हैं, और सिर्फ इस वजह से वो जी नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। लेकिन ये फैसिलिटीज़ देने के बाद ये पीआईसी ने प्रूव किया कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे सारा जो इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हो रहा है। मज़ीद एमरजेंसी डिपार्टमेंट में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। इस वक्त मैं पीआईसी के एमरजेंसी डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ और मेरे साथ डायरेक्टर एमरजेंसी डॉक्टर ज़ीशान गौस साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूँ और मैं देख के ये बहुत खुश हूँ कि मैं पिछले साल जब आई थी यहाँ पे इंटरव्यूज़ किए थे और फ़रकत आलमगीर साहब का स्टार था और सीएम साहिबा भी इनिशिएटिव्स अभी ले रही थी, और मैं देख रही थी जिस तरह से हम ऊपर अभी बात कर रहे थे चेयरमैन साहब के साथ कि व्हील चेयर्स पे लोग जो थे यहाँ पे मौजूद होते थे, रश लगा होता था, पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, स्मेल आ रही होती थी, इतना रश होता था, एक एग्जॉस्टेड इन्वायरमेंट होता था। और अभी हम आए हैं और डेफिनेटली बगैर इन्फॉर्म के आपको आए हैं और इतना साफ़ सुथरा माहौल है और बेड्स भी अवेलेबल हैं। सबसे बड़ी बात, पहले एक बेड पे 2-2 3-3 पेशेंट्स लेटे होते थे, तो ये इतनी ज़्यादा जो चेंज है वो कैसे आया है? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका इधर पीआईसी के इमरजेंसी में आने का। हमने कुछ मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस की हैं इमरजेंसी में, जिसमें फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द पेशेंट एंटर्स इनटू द इमरजेंसी और उनकी टोटल मैनेजमेंट तक हमने अपना जो ट्रियाज सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग किया है। उधर हमने मैक्सिमम सीनियर डॉक्टर्स बिठाए हैं। हमारे पास जो फुटफॉल है वो अराउंड 1500 टू 2000 पेशेंट्स हैं पर 24 आवर्स। तो पूरा हमने पहले डाटा लिया पूरे महीने का कि हमारे एक महीने में 24 आवर्स में कितने पेशेंट्स आते हैं, फिर उसके मुताबिक हमने सारी प्लानिंग के साथ कि अच्छे ट्रियाज के साथ हम उसको मैनेज कर पाए। ट्रियाज में हमारे पास जो ये 15 में से जो एक्चुअल पेशेंट्स हैं हमारे पास 200 टू 300 जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, बाकी नॉन कार्डियक हैं या स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो जिनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उनका एक अच्छे ट्रियाज के साथ उसको फ़ौरन हमने इनको 2-3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया। जो मेजर हार्ट अटैक या एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, वो जस्ट बाय डूइंग द ईसीजी हमें डायग्नोज हो जाता है कि मेजर हार्ट अटैक है। तो उसको हम अंदर लाते हैं। अंदर लाने के बाद विद इन 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स हम उनको एंजियोग्राफी टेबल पे शिफ्ट करके उनकी फ़ौरन एंजियोग्राफी कर देते हैं और साथ में स्टेंट डाल देते हैं। जिनको माइनर हार्ट अटैक है, ईसीजी में कुछ एसटीटी चेंजेस हैं, उनका हम एडमिट फ़ौरन कर लेते हैं। वी वेट फॉर द ट्रोपोनिन टू कम, वी वेट फॉर द लैब्स टू कम। जैसे ही उनकी लैब्स आती हैं, उनका क्रेटिनिन आ जाता है, सीबीसी आ जाती है, उनको हम 2-3 घंटे के अंदर उनकी भी हम एंजियोग्राफी कर लेते हैं। इस तरह हम 100 से लेके 115-20 केसेस ऑन डेली बेसिस 24 आवर्स में करते हैं। हमने उनका जो टाइम है, ट्रीटमेंट टाइम, उसको ज़रा फास्ट कर दिया है। तो उसकी वजह से हमारे पास बेड अवेलेबिलिटी भी होती है और ट्रीटमेंट भी पूरा हो जाता है पेशेंट का, तो उससे हम ये मैनेज कर पाएँ जी। और ये एक बहुत बड़ी वजह है जो मुझे ये समझ आ रही है कि सीनियर डॉक्टर्स को यहाँ पे जो है वो ड्यूटीज़ पे लगाया गया है और टीम्स बनाई गई हैं, काम को डिवाइड कर दिया गया है ताकि इससे एक चेक एंड बैलेंस भी प्रॉपर रहता है और सीनियर डॉक्टर्स क्योंकि खुद मौजूद होते हैं तो काम भी तेज़ी से होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ हम पूरे पीआईसी को 6 यूनिट्स में डिवाइड किया है। एवरी यूनिट इज़ हेडेड बाय प्रोफेसर।
हमारे साथ एक दिन में पर 24 आवर्स एक यूनिट ऑन कॉल होता है, वो हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं वो इसको हेड करते हैं। तो और हमारी 6 असिस्टेंट प्रोफेसर्स और 28 सीनियर रजिस्ट्रार्स की टीम इमरजेंसी की डेडिकेटेड टीम है, जिसमें हमारे पास 20 के करीब मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं जो हमारी हेल्प कराते हैं। हमारे पास हर यूनिट से लोग रोटेट भी होते हैं, कुछ फिक्स टीम है, कुछ रोटेट होते हैं। तो हर टाइम पे सीनियर लोग डिफरेंट जगह पे मौजूद होते हैं, जिससे स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट वो सारा टाइम हमने बेहतर किया। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जिस तरह से अभी हमने आपको एमरजेंसी के हालात दिखाए कि एक तो गवर्नमेंट हस्पताल है और उसके बावजूद पीआईसी है, जहाँ पे ना सिर्फ पंजाब से बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और डेली का फुटफॉल जो है वो सिर्फ फुटफॉल ही 1500-2000 तक का है और उसको सबको कितने अच्छे से मैनेज किया जा रहा है, ये आपके सामने है। मज़ीद आगे चलते हैं और इस हॉस्पिटल में किस तरह से जो इलाज होता है, ये जो इतनी तब्दीली है डेफ़िनेटली एक टीम वर्क के साथ आती है, किस तरह से आई है उस पर भी बात करते हैं। तो आइए चलते हैं जी। नाज़रीन, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो इतने चेंजेस आए हैं और इतना पॉजिटिव रिस्पांस और इतनी पॉजिटिव चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं, डेफ़िनेटली वो एक टीम वर्क का काम होता है और विदाउट टीम वर्क ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। पीआईसी के एमएस आमिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे अभी हमने चेयरमैन साहब से भी बात की, उन्होंने बार बार इनका नाम लिया प्रोग्राम में और जिक्र किया कि इन्होंने फुल सपोर्ट और इनके टीम वर्क के वजह से जो है ये मुमकिन हुआ। तो इनसे हम जानते हैं कि ये जो काम करने की एक इनिशिएटिव था जो बड़ा मुश्किल था, जहाँ पे इतना ज़्यादा फुटफॉल था और उसको इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया गया, भट्ट साहब ये किस तरह से मुमकिन हुआ? जी बहुत शुक्रिया कोमल। स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल जी के क्रेडिट गोज़ टू हायर अप्स के सीएम साहिबा, सेक्रेटरीज़, चेयरमैन डॉक्टर फ़रकत आलमगीर साहब कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि जनाब सेलेक्ट किया कि जनाब हम ये काम करें। उसके बाद ये है कि उनका एक विज़न है और उसके लिए एक बड़ी एक कंटिन्यूस उनकी सपोर्ट हमारी एक एफर्ट है, लेकिन एक बीइंग ए टीम और बीइंग ए लीडर उन्होंने चेयरमैन साहब ने बड़ा इसमें सपोर्ट किया कि हम इस काम को करें और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे उनके एक डायरेक्शन थी उसके उस चीज़ों को हमने एक्सपीडाइट करवाया चीज़ों को। उसमें हमें इश्यूज़ थे जैसे मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स थे या क्लिनिकल इश्यूज़ थे। दैन अगेन थैंक्स कि जी एक टीम बनी, एक क्लिनिकल टीम और दैन जॉइंट वेंचर विद द एडमिनिस्ट्रेटिव टीम कि अगर हम कहें कि नहीं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं तो वो क्लिनिकली भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली टुगेदर एक ऐसा जॉइंट वेंचर हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम सक्सेसफुल रहे और विद इन रिसोर्सेज और विद इन HR एवरीथिंग, यानी जो अवेलेबल रिसोर्सेज में उनमें हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको वो एक्सपीडाइट कर लिया और जो गवर्नमेंट सीएम साहिबा का एक विजन है उसके मुताबिक एक पेशेंट की जो सारी एक ट्रीटमेंट है रिस्पेक्टफुल वे में हमने जो स्टार्ट किया विद डिग्निटी पेशेंट का ट्रीटमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट फॉर ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब है। अच्छा भट्ट साहब, पहले भी बजट था, पहले भी ये सारी चीज़ें थी, लेकिन उसको यूटिलाइज़ करना और प्रॉपर तरीके से यूज़ करना वो एक बड़ी ज़रूरी थी जो अब हो रहा है। इस हवाले से बताइएगा कि इस पे आप क्या समझते हैं कि किस तरह से ये मुमकिन हुआ और कितने चैलेंजेस रहे इसको यहाँ तक लाने के लिए? जी, इसमें बड़ी आपकी एक वैलिड बात है जी कि ये बजट को उसको जब आता है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो नाकाफ़ी बजट नहीं होता, वो बड़ा एक हैंडसम बजट होता है जिसमें हर तरह का जो इलाज मुआवजे के लिए मुफ्त अद्वियात हैं, उसके बाद उसके आप कहें कि बाईपास के लिए, एंजियोग्राफी के लिए, स्टंटिंग के लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोफिजियोलॉजी के लिए और पीड्स कार्डियोलॉजी के लिए सारे का सारा एक बहुत एक बजट दिया जाए, हैंडसम बजट आता है तो उसमें किया जाए। फिर उसमें यह है कि हम अपने प्रायोरिटीज़ सेट की कि हमें क्या क्या चीज़ें उसमें प्रायोरिटीज़ पर हैं, किस तरीके से ली जाएँ और क्या चीज़ ली जाए जो कि फ्रीक्वेंट यूज़ भी हो रही है और पेशेंट्स को उसके बेनिफिट्स भी हो रहे हैं, तो ऐसा कोई बैकलॉग ना आए चीज़ों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फिर वो अगेन है कि ये हमारी टीम की डिस्कशंस बार-बार उसमें डिस्कशंस और उसके बाद प्लानिंग थी बार-बार कि जी क्या-क्या चीज़ों को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मदद की। अच्छा, ये भी आप देखें भट्ट साहब कितना चेंज है। पहले कोई ज़्यादा इमरजेंसी किसी की सिचुएशन हो, कोई कम क्रिटिकल हो, कोई ज़्यादा क्रिटिकल हो, सबको एक ही तरह ट्रीट किया जाता था, अब स्टेप्स बना दिए। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि मैं एक आपको इसमें और चीज़ भी ऐड कर दूँगा कि ये बल्कि अब आप के लिए एक कोई नई बात भी हो शायद कि हमारे पास अब एक कोड ब्लू सिस्टम मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द पायनियर। यस, आपको अभी हमने देखा है। जी, कोड ब्लू सिस्टम दैट इज़ द मेन इमरजेंसी विद इन इमरजेंसी। इमरजेंसी में जो डॉक्टर जैसे हमारे कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड फॉर कार्डियोलॉजी। अब ज़रूरत है किसी को प्रोसीजर्स की, कोई उसके टेम्परेरी पेसमेकर डलना है या टेम्परेरी पेसमेकर के अलावा उनमें कोई हमने ऐसा है कि उनकी कोई CVP लाइन ऐड करनी है,
उसके लिए हमारी जो एक्सपर्ट है इंटेंसिव केयर की टीम फ़ौरन उसको रिस्पॉन्स करती है। दैट इज़ द कोड ब्लू टीम एंड रिस्पॉन्स द कोड ब्लू। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे वो भी डेफिनेटली मैडम ने का एक विजन था, उन्होंने हमें सारे पंजाब में उन्होंने थ्रू आउट बताया कि जी आप इस कोड ब्लू सिस्टम को एक्टिवेट करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको भी एक्टिवेट किया सारा और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सक्सेसफुल। किस तरह की रूटीन होनी चाहिए कि ये जो बीमारी है ये कम हो, ना कि वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा होता जाए? हाँ जी, अब एक तो देखें जैसे कि अब हमारे पास आप लाइव कह लें कि पूरे 24 घंटे में 1440 मिनट हैं, तो एवरी मिनट बल्कि मोर देन एवरी मिनट एक दो पेशेंट हमारे पास फॉल कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा एक पेशेंट डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं ज़रूर आपके चैनल के तवज्जुह से मैं अपने आम जो डॉक्टर हमारे जो लोग हैं मैं उन्हें कन्वे करूँगा अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। और इस तरह जैसे अब ये बीमारी में एक वेरिएशन आती जा रही है, तो उसमें ये नहीं है कि कोई बड़ी एज है तब मसला होगा, ज़्यादा उम्र में मसला होगा, या ओवरवेट है तो मसला है। ये स्मोकर्स को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें और अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखें, अपने खाने पीने का, अपने डेली जो रूटीन है ना, अपनी नींद को पूरा करें, अपनी कोशिश करें कि डाइट ख़ास तौर पे। और इसमें एक और भी आपको चीज़ बता दें कि हमारे आउटडोर में प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी भी हमने इस्टेब्लिश कर ली है। इन एनी केस के लाइक आप फील करते हैं या किसी की फैमिली हिस्ट्री है कि उसकी फैमिली में ये चीज़ रन कर रही है, तो वो समझता है कि मैं इस चीज़ को अपने अंदर कोई करना चाह रहा हूँ, चेक करवाना चाह रहा हूँ, तो हमारे प्रिवेंटिव डिपार्टमेंट से वो आए, अपनी इन चीज़ों को डिस्कस कर लें प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो ठीक हैं अगर तो वो फॉलो अप में ज़रूर चेकअप बोस में भी करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि बीमारी होने के बाद और मुश्किल होने के बाद ज़रूरी है कि उससे पहले ही प्रिवेंटिव, जिस तरह से कार्डिक सेंटर भी यहाँ पे इन्होंने बनाया है, वहाँ पे आप अपने आप को चेक करें। जिनकी हिस्ट्री है, जिनके पेरेंट्स को ये इशू है या नॉर्मली पेरेंट्स को नहीं भी है, तो हम देखते हैं कि लोग जो होते हैं वो परवाह नहीं करते, और चंद पैसे बचाने के लिए कि अगर हम इसकी रिपोर्ट करवाएंगे, रिपोर्ट्स करवाएंगे, कार्डिक टेस्ट करवाएंगे तो हमारे पैसे लगेंगे, तो किसी ना किसी वजह से यहाँ कोताही करते हैं कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम कभी निकाल के डॉक्टर को चेक करवा लेंगे। तो ये जो ज़िंदगी है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि अपने आप पे, अपनी ज़ात पे टाइम दें और बर वक्त जो है वो उसका इलाज करवाएं, इससे पहले कि कोई बहुत बड़ी बीमारी या आपको अपनी जान की बाजी हारनी पड़े। और इसके साथ साथ ओवरऑल जो हमने आज इस PIC का विज़िट किया, और डेफिनेटली मैं सरप्राइज़ हूँ, क्योंकि जब लास्ट ईयर हम इन्हीं दिनों में आए थे तो बहुत सी चीज़ें थी जो पेंडिंग थी और बहुत सी चीज़ें थी जिन पे काम होने की ज़रूरत थी। और उस वक्त भी हमने जब चेयरमैन साहब का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा स्टार्ट में जब वो आए थे कि इन चीज़ों पे अब हम आगे काम करेंगे। लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि जिस भी इदारे में या कहीं पे भी जाके इंटरव्यू करते हैं तो हर कोई अपने जो है वो मोटिव्स और टारगेट्स बताता है, लेकिन उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले साल के बाद अब बहुत ज़्यादा तब्दीली है। पहले जो यहाँ पे रश लगा होता था, व्हीलचेयर पे मरीज़ बैठे होते थे और अपनी बारियों का इंतज़ार कर रहे होते थे, या वो ड्रिप्स पकड़ के अपना इलाज कर रहे होते थे, वो चीज़ें नज़र नहीं आई। जहाँ पे बेड्स पे 2-2, 3-3 पेशेंट्स मौजूद होते थे PIC में, वहाँ पे हमने देखा है कि कई बेड्स जो हैं वो यहाँ पे खाली हैं। तो एक ये बहुत पॉजिटिव चेंज है। और जिस तरह से स्पेशली वेंटिलेटर्स के हवाले से हमने बात की कि अगर हम प्राइवेटली कोई भी मरीज़ वेंटिलेटर की जो है सहूलत अवेल करता है तो वो पर डे 1 से 1.5 लाख का कम से कम खर्चा बनता है। जो लोग इलाज नहीं करवा सकते तो फिर अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। PIC पे काम करना और उसमें इतनी तब्दीली लाना और इतना चेंज करना और आलमी मेयार की फैसिलिटेशन यहाँ पे देना, यकीनन खिराज तहसीन जो है इस बात पे वो पेश करना चाहिए। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।